दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश वास्तव दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विश्लेषण को लेकर के आपके बीच में आए हैं, सुबह से ही आप ऐसी घटना, हादसे की तमाम खबरें सुन रहे हैं, जहां हम आपको मौनी अमावस्या की बधाई भी नहीं दे सकते कि जिस ऐतिहासिक महाकुंभ का अमृत स्थान के लिए, उस स्नान के लिए, जिसके लिए लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, प्रयागराज के इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या का ये पवित्र अमृत स्नान करके लोग पवित्र, आत्मा उनकी पवित्र होगी ये मानते हैं। और न जाने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, विदेशों से प्रयागराज में लोग इकट्ठा हुए थे। प्रशासन को पता था, उसका खुद का आकलन था कि लगभग 10 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद। क्या हुआ? जो हादसा रात को 1 से 2 बजे के बीच में हुआ, वो चीख, वो पुकार, लोगों के कानों में गूंजती आवाजें, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों, प्रयागराज के इस महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, उससे हर आदमी विचलित है। बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको अगर दिखाई जाए तो आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए इस तरह की कोई भी पिक्चर दिखाना शायद मुनासिब नहीं होगा। क्या हुआ है इस पूरे हादसे का विश्लेषण, क्यों हुआ है यह हादसा? हादसाई खबर तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? इसका पूरा विश्लेषण आपके बीच में हम लेके आएंगे। उसके पहले एक निवेदन आपसे करेंगे, जो मैं हमेशा करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, क्या क्या पुलिस प्रशासन को ये पहले से पता था कि आज मौनी अमावस्या के दिन हादसा होगा ही, दुर्घटना होगी ही? हर आदमी कहेगा ये किसी को नहीं पता हो सकता, तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजय विश्वास पंत डिविजनल कमिश्नर हैं, जहां तक कि खबरों की पुष्टि हो रही है, वो माइक लेके अनाउंसमेंट करते देखे गए हैं। जो नाम मीडिया में आया है वो यही नाम आया है। वो रात को माइक लगा करके उस जगह, जो हादसे की जगह है, वहां अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं, और जो लोगों ने वहां पे पहले से जाके वहां पे दिन में जाना शुरू कर दिया था और जाके सबसे आगे अपनी जगह बना ली थी, जिससे जैसे ही सुबह का स्नान शुरू होगा सबसे पहले वो स्नान करेंगे। लोग सो रहे थे, लेटे हुए थे अंदर। लाखों की संख्या में लोग वहां, करोड़ों की संख्या में पूरे प्रयाग महाकुंभ में लोग इकट्ठा थे। जिस हादसा हुआ है, जब वहां पे अनाउंसमेंट कर रहे थे पंत साहब कि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं, और जाग के पहले आओ, पहले पाओ वाला हिसाब है कि आके पहले स्नान कर लो, वेट मत करो, वरना यह अमृत नहान का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। लोग शांत थे। विजय पंत साहब के अनाउंसमेंट के बाद भीड़ उठी है, और उसके बाद लोग नहाने के लिए आगे बढ़ गए। जो संगम का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम बताया था है कि वहां पे, जहां पे यह हादसा हुआ है, बैरिकेटिंग टूटी है, उसके बाद लोग वहां पर भीड़ों की तरह गए हैं, जो कि पहले वहां से लोग जगह लेकर के लेटे हुए थे, जैसे सुबह का टाइम होगा जाकर के हम पहले नहान कर लेंगे। सारी भीड़ उन लोगों पर टूट पड़ी, गिरती चली गई, और जिन लोगों ने इसको देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, उन औरतें बच्चों को भीड़ रौंदती चली गई। यद्यपि अभी जो 20 घंटे के बाद, 20 घंटे तक जिला प्रशासन मौन था। क्यों मौन था ये उसको पता होगा।
20 घंटे बाद उसने ये डिक्लेयर किया है, लगभग 18 से 20 घंटे बाद, कि इस पूरे हादसे में 30 मौतें हुई हैं और लगभग इतने ही लोग घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। ये जिला प्रशासन जानता है या ईश्वर जानता है कि हादसे में कितने लोग घायल हुए, कितनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस पुलिस अधिकारी के अनाउंसमेंट के बाद लोग जागे और जो स्नान बाद में करने वाले थे उसके पहले स्नान करने चले गए और हादसा हुआ। और उसके बाद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग वहां गए भी, तो उनका कहना है कि हादसे के आधे घंटे तक पुलिस नहीं गई। कई वीडियो आपने देखा होगा। सच्चाई क्या है किसी को देखिए नहीं पता, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन हादसा ये कोई महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा है। सदियों से, कई दशकों से महाकुंभ की व्यवस्था इतनी दृढ़ निश्चय होती है कि कोई हादसा कभी नहीं होता। ये कोई 55 और 66 और ये 84 की बात नहीं है। पिछले 3 दशकों में मुझे तो याद नहीं है कि कोई बड़ा हादसा इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हादसा क्यों हुआ, क्योंकि हम हादसे की खबर नहीं दे रहे, हम विश्लेषण उसका कर रहे हैं। इसकी पुष्टि जो है, कोई व्यक्ति कहे, कोई जर्नलिस्ट कहे, कोई पार्टी वाला कहे, इस बात समझ में आती है कि ये सरकार विरोधी हो सकता है, ये भाजपा विरोधी हो सकता है कि, लेकिन महामंडलेश्वर जैसे लोग अगर आज सामने आकर ये बात कह रहे हैं तो उस पर गौर करने वाली बात है। महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे महाकुंभ में जो अव्यवस्था हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है वीवीआईपी लोगों का यहां पर आना। जो वीवीआईपी लगातार यहां पे आ रहे हैं, पूरा ध्यान, पूरा पुलिस प्रशासन उनके स्वागत सत्कार में लग रहा है। इसलिए जितने भी बड़े अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, सब उनको वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगाया गया है। सवाल इस बात का है कि आम जनमानस क्या करेगा? जो 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, जो 25 करोड़ लोग इस पूरे नाहन में आएंगे, 50 करोड़ लोग, उनका ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि सारा ध्यान तो होगा वीवीआईपी पे। और ये एक सही मायने में ये $1 मिलियन की बात सच है कि इस हादसे का सही कारण पुलिस की सही उपयोगिता, सही सिक्योरिटी ना होना है। जनता इतनी भीड़ कैसे, कहां बढ़ जाती है? मैंने आज पिक्चर देखी है, उसमें भी दिख रहा है कि बांस के बल्लियों की बैरिकेडिंग की गई है। अब जहां लाखों लोग इकट्ठा हैं एक एक सेक्टर के अंदर, कितने सेक्टर उसको डिवाइड किया गया है, संगम क्षेत्र और ये अरेल और ये आपका झूंसी, इसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया, वहां बांस बल्ली के सहारे क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? जो बैरिकेडिंग टूटी है वो भी देखिए कोई लोहे की नहीं, वो लकड़ी की है। और कुछ पूर्वांचल के लोगों का हाल भी ऐसे ही होता है कि जो इस नहाने जाते हैं, सदियों से परंपरा है कि सर पे उन्होंने बोरी लादी, थैला लादा और लाद के चले जा रहे हैं। उनको मतलब नहीं होता 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 पैदल चले जा रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, जाके गंगा स्नान करना है। और कितनी भी तकलीफ मिले वो चलते चले जाते हैं। इस वीवीआईपी के चक्कर में माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी बाबा की पूरी कैबिनेट तो वहां पे जा ही रही। कम से कम हमें लगता है कि 10 से 12 बार माननीय मुख्यमंत्री जा चुके हैं वहां पे इलाहाबाद। एक हम लोग ने कई इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर ये हादसा के पीछे, इस पूरे हादसे के पीछे सही क्या कारण क्या है। एक पूर्व डीजीपी हैं विभूति नयन राय, उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने एक कारण बताया कि जब एनडी तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम महाकुंभ का आयोजन हुआ। केपी श्रीवास्तव नाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और यह हुआ कि इसका आयोजन कैसे होगा, बड़ी बारीकी चीज है। देखिए, तो उन्होंने कहा था कि आयोजन की सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो है वीवीआईपी। इसलिए पूरे मेरठ क्षेत्र में वीवीआईपी की सिक्योरिटी नाम की चीज खत्म कर दी गई। उन्होंने सीएम को कहा
अगर इस मेले को सफल आयोजन करना है तो वीवीआईपी को अगर यहां आना है, अगर यहां वो भक्त बन के आ रहा है, गंगा पूजन करने आ रहा है, स्नान करने आ रहा है, पुण्य कमाने आ रहा है, तो उसको साधारण व्यक्ति की तरह आना होगा। एनडी तिवारी ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया। पहली बात तो सीएम खुद उस महाकुंभ में नहीं गए और उन्होंने सारे मंत्री को, सारे मिनिस्टर्स को, सारे सीएम को बता दिया किसी को अगर आना है तो यूपी में इस इलाहाबाद के महाकुंभ में, उस टाइम इलाहाबाद बोलते थे, कि इलाहाबाद के महाकुंभ में किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। बहुत सारे मंत्री आए, साधारण व्यक्ति की तरह लाइन लगा के सीधे गए और नहाए और चले, किसी को पता ही नहीं चला। आज आप देखिए, अगर देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री अगर वहां पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर तक उनकी सिक्योरिटी होगी। और जब सिक्योरिटी होगी तो बाकी जगहों पर सिक्योरिटी कैसे होगी? तो सुरक्षा को खतरा होना ही है। और 5 तारीख को अभी प्रधानमंत्री को जाने का प्रोग्राम है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद इतने बड़े हादसे के बाद प्रधानमंत्री अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें। कारण बहुत साफ है कि अगर वीवीआईपी फंक्शनिंग डेली ऐसे होती रही तो कोई और हादसा ना हो, इस बात की गारंटी जिला प्रशासन नहीं दे सकता। सॉरी, क्योंकि हादसे के मूल कारण पर एडमिनिस्ट्रेशन को विचार करना पड़ेगा। कई दशकों के बाद किसी कुंभ या महाकुंभ में या अर्धकुंभ में मौतें नहीं हुई हैं जो इस महाकुंभ में हुई हैं। पूरी यूपी की कैबिनेट की वहां पे मीटिंग की गई। क्यों? आप समझ सकते हैं, जहां पूरा यूपी का मंत्री वहां पे बैठा है, लाल बत्ती हरी बत्ती वाला, तो जिला प्रशासन क्या उन्हीं के अवगत तो लगेगा? आम जनमानस कहां जाएगा? और ये एक मूल कारण है, इस मूल कारण को पहचानना पड़ेगा, वरना ऐसे हादसों को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। जब सीएम 10-10 बार इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, प्रयागराज, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके आगे पीछे घूमेगा। और अभी ना जाने कितने मंत्री संतरी, कितने स्टेट के सीएम, अंबानी, अडानी, सब संगम में डुबकी लगाना चाह रहे हैं और लगा चुके हैं और लगाने की कतार में बहुत सारे बैठे हैं। हादसा प्रयागराज ना बने, इसके लिए जिला प्रशासन को सबसे पहले वीवीआईपी की सारी फंक्शन को खत्म करना होगा। तभी शायद इस महाकुंभ की सफलता को कोई अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि जो वीवीआईपी फंक्शन है, जो नेताओं का चलन है, ये नहीं रुक रहा है। लेकिन जो सनातन धर्म के सही महामंडलेश्वर हैं, सही ईश्वर की बराबर जिनकी पूजा होती है, सबसे पहले सुबह जो नागाओं का स्नान होना था, जैसे ही हादसा हुआ, सारे ही मठों ने, सारे ही शंकराचार्यों ने इस बात की घोषणा की कि नागाओं का स्नान, सारे स्नान को स्थगित कर दिया गया। यद्यपि ये परंपरा थी, ये ऐतिहासिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है कि बिना इसके नहान के, मौनी अमावस्या के पर्व को किसी भी कीमत पर सही नहीं माना सकता। उन्होंने अलग कर दिया कि इतने बड़े हादसे के बाद अगर हमारी रथ यात्रा निकलेगी तो कोई नया हादसा ना हो जाए। एक उनकी सोच को देखिए, इन सनातनियों की सोच को लाख लाख सलाम है, जिन्होंने आम जनमानस के लिए, उन भक्तों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि सदियों की परंपरा को उन्होंने तोड़ा। परंपरा यही थी कि पहले नागा लोगों का वहां पे जितने भी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य हैं या जितने भी ये हैं, ये जाकर के पहले स्नान करते थे, उसके बाद नहान शुरू होता था। कि उन्होंने सदियों की परंपरा को ब्रेक दिया आम जनमानस की जिंदगी के लिए। फिर लगातार इस बात की कोशिश की गई कि अगर नागाओं का स्नान नहीं हुआ तो मौनी अमावस्या का पर्व, की सांस्कृतिक परंपरा टूट जाएगी। अगर सूत्रों की माने तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने खुद सारे नागाओं और शंकराचार्यों से बात की और उनसे निवेदन किया कि परंपरा को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो एक सांकेतिक नहान दिन में 2 बजे कराया गया। ये विश्वास, मैं आपको खबर बता रहा हूं, सांकेतिक नहान हुआ है, नहान नहीं हुआ है, जिससे कि एक जो औपचारिकता है वो पूरी हो जाए और इतिहास में ये ना लिखा जाए कि ऐसी मौनी अमावस्या निकली जब संतों ने, जब नागाओं ने स्नान नहीं किया।
तो दिन में सांकेतिक स्नान नागाओं का कराया गया, जिसमें कि ना जगत गुरु गए, ना ही अखाड़े के प्रमुख गए, और ना ही कोई उसमें क्या क्या नाम महामंडलेश्वर गए, कोई भी नहीं गया। एक औपचारिक रथों को भेज के एक सांकेतिक शांति से, बिना ढोल तपासा बाजा के, एक सांकेतिक धर्म की सिर्फ उसकी जो औपचारिकता है उसको पूरी करने के लिए, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को पूरा करने की एक औपचारिकता पूरी की गई, बिना किसी ढोल नगाड़े के। आप सोचिए कि जिनके बेस पर महाकुंभ का अध्याय लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन क्या देश के राजनीतिक पॉलिटिशियन आज इस बात की घोषणा करेंगे कि इस पूरे महाकुंभ में वो नहीं जाएंगे, या जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा, साधारण व्यक्ति की तरह वो लाइन में लग करके बिना बताए जाएंगे और स्नान करके चले जाएंगे? इतने बड़े भक्त नहीं है आज के राजनीतिक। ये पॉलिटिशियन 10 दिन पहले मीडिया में खबर दे देते हैं कि इस दिन ये महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। अगर सही मायने में आप भक्त हैं, उस महाकुंभ में पवित्र गंगा यमुना के लुप्त सरस्वती के पावन धाम पर आप स्नान करना चाहते हैं, तो आपको ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मत बताइए किसी को। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अगर वाकई ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की सुरक्षा और बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता चल जाए कोई भी वीआईपी नहीं आ रहा है। यहाँ हर व्यक्ति, इस मेला क्षेत्र में घुसने वाला हर व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के तौर पे देखा जाएगा। इसलिए पूरा प्रशासन हर तरफ, हर चाक चौबंद व्यवस्था कर पाएगा। ऐसा हो जाए बात, योगी जी की सरकार को डिसाइड करना है कि आम जनमानस की सुरक्षा को कितना ख्याल कैसे रखा जा सकता है। आज की मौनी अमावस्या पर ये जिला प्रशासन का आकलन था कि लगभग 10 करोड़ लोग सिर्फ प्रयागराज में नहीं, मेला क्षेत्र में होंगे। मेला को एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। आप सोचिए, 10 करोड़ लोग पर्टिकुलर एक जगह पर प्रयागराज के होने की आज उम्मीद थी। उसके बाद ये हादसा। ऐसे में ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि इस तरह की चीजें क्या रुक पाएंगी? क्या सुरक्षा के नाम पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाला जो स्नानार्थी है, जो भक्त है, क्या उसकी सुरक्षा पहले होगी या इन वीवीआईपी की सुरक्षा पहले होगी? तमाम विशेषज्ञों से, तमाम जर्नलिस्टों से इस बारे में बात की गई कि वहां की क्या सिचुएशन है, क्या आकलन है। तो बताया गया कि अवस्था तो उस समय पूरी तरह से फैली हुई थी। किसी को कुछ नहीं पता था कौन कहां चला गया। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं है कि वो कहां है, क्योंकि लोग ही चाहते हैं कि जो घायल लोग हैं उनकी कोई सूची जारी होती, जिससे पता चल पाता कि लोग जो वहां पागलों तरह अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, घर वालों जो वहां पे एकाएक अलग थलग हो गए, उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते स्थितियां ऐसी हुई कि उसको नॉर्मलाइज किया गया और फिर स्नान दूसरी जगहों पर चालू कर दिया गया। लेकिन इस मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर जो हादसा हुआ, उम्मीद तो की जाती है कि अब दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि योगी सरकार और जिला प्रशासन के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, और किस तरह से आगे की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अभी महाकुंभ काफी दिन चलना है, बड़े बड़े वीवीआईपीओ का तांता लग सकता है। अब समझ में ये देखना होगा कि आम जनमानस की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए देश के वीवीआईपी अपने प्रोग्राम को कैसे रखते हैं। और अगर इन वीवीआईपीओ का आना जाना जारी रहा तो महाकुंभ की क्या तस्वीर बनेगी, ये ईश्वर ही बता सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है
कि मौनी अमावस्या का जो पर्व का मेन मकसद होता है वो होता है पितरों की आत्मा की शांति के लिए। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो पितृ हैं वो उतर के स्नान करते हैं और उसके बाद उनको जो है शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। लेकिन आज मौनी अमावस्या किन शब्दों में परिभाषित की गई, कह पाना बहुत मुश्किल है। उम्मीद की जाती है कि जिन लोगों को ये लोग घायल हुए हैं और जो जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले। जिन परिवार से लोग भटक गए हैं या अभी तक नहीं मिले हैं, जिला प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि जल्दी से जल्दी उन लोग को उनसे मिलवाएंगे। सारे घायलों की सूची जारी होगी जिससे कि लोगों को भाग दौड़ ना करना पड़े और ये पता चल सके कि उनके घर के परिवार के लोग कहाँ हैं। महाकुंभ अभी कई दिनों तक और रहेगा। ऐसे में जिला प्रशासन की ये अग्नि परीक्षा होगी कि आने वाले दिनों में वो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे सही ढंग से रख पाते हैं। दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।